खैबर पख्तूनख्वा में उसी पुराने सिस्टम को ना एक नई शक्ल देने की कोशिश की गई थी। जैसे हमारे यहाँ पे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी अर्ज़ की कि जरगा सिस्टम है, पंचायत है, मशरान हैं, तो वहाँ पे लोकली सतह पर बुनियादी तौर पर ग्रॉस रूट लेवल पर जो ऐसे छोटे छोटे मसाइल सामने आते हैं अवाम के, ख़ानदानी भी हो जाते हैं, इलाकाई भी हो जाते हैं, और शहरों के अंदर, इलाकों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, बिज़नेस कम्युनिटी में, जिनको आप कोर्ट्स अगर लेके जाएं तो वहाँ पे आपका सालों साल लग जाते हैं। तो सूबाई हुकूमत ने इस बात को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि कोई ऐसा इदारा हो कि जो आवाम को उनकी बुनियादी हकूक़ और रिलीफ स्टार्ट में ही दे दे। यस, इसके लिए उन्होंने कहा कि जहाँ पे भी कोई ना कोई तनाज़ा जहाँ पे आता है दो बंदों के दरमियान, दो ख़ानदानों के दरमियान, दो बिज़नेस कम्युनिटीज़ के दरमियान, तो पहली अप्रोच हमारी क्या होती है, वो थाना होता है। बाद में हम ये रियलाइज़ करते हैं कि जी ये नेचर जो हमारा डिस्प्यूट है, ये सिविल है, ये क्रिमिनल है, दीवानी है या फौजदारी है। तो फौजदारी जो है वो क्रिमिनल लॉ से बिलोंग करता है, वो टोटली उस जुरिस्डिक्शन को, सिविल को से बाहर हो जाता है। जहाँ पे क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन की बात आती है, फौजदारी मामलात में कोई मारपीट होगी, कोई जख्मी हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, तो उसमें स्टेट आ जाती है। लेकिन घरेलू मामलात में मियाँ बीवी के दरमियान, वालिदैन के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान, तेज़र परजेज़र के दरमियान, ऐसे बहुत सारे टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड के दरमियान, तो ये डिस्प्यूट जाते हैं और वो कहते हैं जी हम कोर्ट्स नहीं जाना चाहते, हमें इब्तदाई तौर पर, तो डेफिनेटली वो अपने एल्डर्स को कंसल्ट करते हैं। जब एल्डर्स को कंसल्ट करते हैं तो वो जरगा तश्कील हो जाता है। जरगा तश्कील देने के बाद वो एक दूसरे को वाद इख्तियार देते हैं। जब आप रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करते हो तो वो जरगा उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए दोनों पार्टीज को सुनता है। इसी थीम को ले जाके ना कौंसल गवर्नमेंट ने थानों की सतह पर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कौंसिल, जिसको हम तनाज़ात मसालिहती कौंसिल कहते हैं, उसकी तश्कील की उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लीगल टॉक्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद हैदर शाह। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम आपको कानून की पेचीदगियां और उससे मुतालिक जो दीगर बातें हैं हम उससे आपको आगाह करते हैं और कानून की बातों को आपके लिए आसान तर बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे आखिरी प्रोग्राम का सिलसिला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल यानी DRCs के बारे में था, और उसी प्रोग्राम का सिलसिला हमारे मोअज़्ज़ज़ गेस्ट एडवोकेट अवैस अहमद कादरी के साथ, जो हमारे लिए और आपके लिए कानून के पेचीदा अल्फाज को आसान करते हुए आए हैं। अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं हैदर, आप ठीक हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमारा आपके साथ एक नेक्स्ट एपिसोड हो रहा है। चूँकि लास्ट जो प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड करवाया था उसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल DRC को हमने मुख्तलिफ़ आस्पेक्ट से अपने नाज़रीन और सामीन को ये चीज़ बताने की कोशिश की थी कि अदालतें जो कोर्ट्स बनी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंडर, हर सूबे में हाई कोर्ट है और फेडरल शरीयत कोर्ट है और मुख्तलिफ़ ज़िले और तहसील की अदालतें हैं। तो 2002 में पाकिस्तान में सूबा खैबर पख्तूनख्वा में उसी पुराने सिस्टम को ना एक नई शक्ल देने की कोशिश की गई थी। जैसे हमारे यहाँ पे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी अर्ज़ की कि जरगा सिस्टम है, पंचायत है, मशरान हैं, तो वहाँ पे लोकली सतह पर, बुनियादी तौर पर, ग्रॉस रूट लेवल पर जो ऐसे छोटे छोटे मसाइल सामने आते हैं अवाम के, ख़ानदानी भी हो जाते हैं, इलाकाई भी हो जाते हैं, और शहरों के अंदर, इलाकों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, बिज़नेस कम्युनिटी में, जिनको आप कोर्ट्स अगर लेके जाएं तो वहाँ पे आपका सालों साल लग जाते हैं। तो सूबाई हुकूमत ने इस बात को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि कोई ऐसा इदारा हो कि जो आवाम को उनकी बुनियादी हकूक़ और रिलीफ जो है ना वो स्टार्ट में ही दे दे, इंस्टेंट रिलीफ के साथ। इसके लिए उन्होंने कहा कि देखें, जहाँ पे भी कोई ना कोई तनाज़ा जहाँ पे आता है सामने दो बंदों के दरमियान, दो ख़ानदानों के दरमियान, दो बिज़नेस कम्युनिटीज़ के दरमियान, तो पहली अप्रोच हमारी क्या होती है, वो थाना होता है। बाद में हम ये रियलाइज़ करते हैं कि जी ये नेचर जो हमारा डिस्प्यूट है, ये सिविल है, ये क्रिमिनल है, दीवानी है या फौजदारी है। तो फौजदारी जो है वो क्रिमिनल लॉ से बिलोंग करता है, वो टोटली उस जुरिस्डिक्शन को, सिविल को से बाहर हो जाता है।
जहाँ पे क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन की बात आती है, फौजदारी मामलात में कोई मार पीट होगी, कोई ज़ख्मी हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, तो उसमें स्ट्रेट आ जाती है। लेकिन घरेलू मामलात में मियाँ बीवी के दरमियान, वालदैन के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान, चचा भतीजों के दरमियान, इस तरह एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ख़रीदार और फ़रोख्त कुनंदा के दरमियान, सेलर और परचेज़र के दरमियान, ऐसे बहुत सारे टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड के दरमियान, तो ये डिस्प्यूट जाते हैं और वो कहते हैं कि हम कोर्ट्स नहीं जाना चाहते, हमें इब्तदाई तौर पर, तो डेफिनेटली वो अपने एल्डर्स को कंसल्ट करते हैं। जब एल्डर्स को कंसल्ट करते हैं तो वो जरगा तश्कील हो जाता है। जरगा तश्कील देने के बाद वो एक दूसरे को वाक़ इख्तियार दे देते हैं, अथोराइज़ कर देते हैं कि यू आर माई रिप्रेजेंटेटिव। तो जब आप रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करते हो तो वो जरगा उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए दोनों पार्टीज़ को सुनता है। तो इसी थीम को ले जा के ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने थानों की सतह के ऊपर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कौंसिल, जिसको हम तनाज़ात मसालहती कौंसिल कहते हैं, उसकी तश्कील की उन्होंने, और उसमें अमेंडमेंट की पुलिस रूल्स में पुलिस को इख्तियार दे दिए गए। लेकिन पुलिस ख़ुद इस बात पे डिसीजन नहीं करती, पुलिस उसमें आपको ऑब्ज़र्वर रहती है, आपको मदद फराम करती है, आपको फैसिलिटेट करती है, वो उसमें पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होती है। तो वहाँ पे क्या हुआ, जैसे फ़र्स्ट एक मॉडल डीआरसी बनाई गई, तो वो पेशावर में एसपी सिटी के अंडर गुलबहार थाना में वो पहली डीआरसी बनी। उसके बाद दूसरी डीआरसी जो बनाई गई थी वो गुलबर्ग में बनाई गई थी एसपी कैंट के अंडर, और तीसरी हैदराबाद, पेशावर हैदराबाद में तारा में वहाँ पे भी डीआरसी बनाएगी, वो भी एसपी कैंट के अंडर आ गई। तो 3 डीआरसीज़, दैट वाज द फॉर्मल इनिशियल स्टार्ट ऑफ द डीआरसी। अब इसमें क्या था, अब इसमें सिचुएशन ऐसी बनी कि हम क्या करें। तो पब्लिक से, सोसाइटी से जो प्रोमिनेंट बंदे थे, पर्सनालिटीज़ थी, जिनका कोई पॉलिटिकली एफिलिएशन किसी पार्टी से नहीं था, और उनकी सिलेक्शन की गई, और हर दिन का एक अलग पैनल बना दिया गया। और ये बड़ी मज़े की बात आपको बता जी, मतलब मंडे का पैनल अलहदा है, ट्यूसडे अलहदा है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वो 5 के 5 या 6 के 6 पैनल अलहदा लोगों पे 3-3, मिनिमम दे आर 3 मेंबर्स, मैक्सिमम माइट बी 5। तो 3 बंदों से इन्होंने स्टार्ट लिया, उन लोगों की सिलेक्शन की गई, उनके इंटरव्यूज़ किए गए, उनकी सीवीज़ चेक की गई, उनका बैकग्राउंड देखा गया, एंड दे वर नॉमिनेटेड। यहाँ पे एक और बात आवाम की उसके लिए कि जितने भी मेंबर्स, जितनी भी डीआरसी में बैठे हुए हैं आज तक, वो सारे वॉलंटियर्स हैं। दे आर नॉट रिसीविंग अ सिंगल पैनी एज ए रेम्यूनरेशन। यस, वो सारे अपना वक्त जो है डीआरसी को देते हैं एज ए ज्यूरी मेंबर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अब इनिशियली 3 थानों की सतह पे एसपी सिटी, एसपी कैंट, 3 डीआरसीज़ बनाई गई, ये पेशावर में थी। इस तरह और डिस्ट्रिक्ट्स में एक डीआरसी बनाएगी, 2 बनाते गए, और आहिस्ता आहिस्ता वो तहसील और पूरे प्रोविंस में वो ये मामला आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। अच्छा, इट बेग्स अ क्वेश्चन कि जो मेरे भी दिल में है सवाल, शायद हमारे नाज़रीन के दिल में भी होगा कि ये पेशावर में जो शुरू किया गया था, ये गुलबहार से शुरू किया गया था, और सेकंड नंबर पे आपने बताया कि कैंट, और कैंट के जो इलाके थे जो उसके अंडर ज्यूरिसडिक्शन आ रहे थे, उसमें शुरू किया गया था। तो ये गुलबहार से शुरू करने की क्या वजह थी? क्या ये सेंटर में आ रहा था, या ये एक हेवीली पॉपुलेटेड इलाका था, किस वजह से था? ऐसा था कि एसपी सिटी का ऑफिस भी यहीं पे था और डीएसपी गुलबहार भी यहीं पे थे, तो एक डेफिनेटली किसी पुलिस स्टेशन को मॉडल के तौर पे उन्होंने बनाना था। दैट वाज देयर चॉइस। अब इसके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि वाई दे वर चूजिंग द पुलिस स्टेशन ऑफ द गुलबहार इन फर्स्ट इंस्टेंस। उसके बाद ये 3 बनते गए और 5 दिनों के लिए, और हर जूरी मेंबर जो है वो बैठ के फ़ैसला करता रहा। इसका प्रोसीजर भी था एक। अब जैसे अवाम में आहिस्ता आहिस्ता ये अवेयरनेस आती रही कि हमारे कोर्ट्स के अलावा भी कोई ऐसा पैरेलल इंतज़ाम मौजूद है जहाँ पे हम अपनी रिलीफ, इंसाफ हासिल कर सकते हैं। अब जैसे कोर्ट्स के बारे में तो सारी दुनिया जानती है, उसका एक प्रोसीजर है, पूरा सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है।
तो वो उन्हीं प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए चलते हैं जो स्टेप बाय स्टेप चलता है। यहाँ पे चूँकि और लॉयर की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं रखी गई, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि हर पार्टी अपना मुद्दा लेके आती है, अपनी दरख्वास्त लेके आती है, अपने किसी डिस्प्यूट के बारे में रेजोल्यूशन चाहती है, तो हम सिर्फ उसी पार्टी को सुनते थे। अगर वो पार्टी से रिलेटेड कोई विटनेसेस गवाह, तो वो वही ज्यूरी मेंबर। और लोगों के लिए, आवाम के लिए जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो अच्छी बात थी, खुशाइन बात थी भी और है भी, कि यहाँ पे उनकी कोई एक्सपेंस नहीं थे। आपने अपने एक हाथ से दरख्वास्त लिखी और आपने थाने को दे दी, एसपी को दे दी, डीएसपी को दे दी, अगर आपने आईजी को भी दिए तो वो मैटर आते आते उसी थाने में आ गया और उन्होंने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल के जो इंचार्ज होते हैं उनको उन्होंने रेफ़र कर दी, फॉरवर्ड कर दी कि ये एप्लीकेशन हमें आई है। उसका प्रोसीजर फिर ये है कि जब आपके पास एप्लीकेशन आती थी डीआरसी के ज्यूरी मेंबर्स के पास, तो वो मार्किंग कर देते थे कि ये मंडे के में से लेके सैटरडे तक किसी भी दिन में किसी भी ज्यूरी पैनल को लगा दिया जाए। उस पैनल को लगाने के बाद अब जैसे मंडे को एक डेट फिक्स हुई है और हमने पार्टीज़ को नोटिस कर दिया है, तो डीआरसी अगले हफ्ते दोबारा वही हेयरिंग लगेगी, यानी वीकली। अब अगर इसके मुकाबले में अगर आप कोर्ट्स चले गए और कोर्ट्स में जाके आपने केस फाइल किया तो उससे सॉल्व होने में साल लग जाते थे। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि दूसरी पार्टी को नोटिस भी नहीं मिलता, दूसरी पार्टी अवेयर ही नहीं होती। यहाँ पे हर हफ्ते की हेयरिंग होती है और थ्रू थाना उसकी कंप्लाइंस हो जाती थी कि अपोजिट पार्टी को नोटिस दे दिया गया। अब यहाँ पे जो ही नोटिस होता है दोनों पार्टी से, डीआरसी मेंबर्स जो हैं उस दिन के, वो एक कंसेंट फॉर्म साइन करवा लेते थे। कंसेंट फॉर्म साइन करने का मतलब ये था कि आप दोनों फरीकैन इस बात की रजामंदी दे रहे हैं कि आप लोग दोनों पार्टीज़, जो कंप्लेनेंट हैं और जो रिस्पोंडेंट है जिसके अगेंस्ट दरख्वास्त की गई है, दोनों वो कंसेंट फॉर्म साइन करते हैं कि रजामंदी देते हैं कि हम आपके वो इख्तियार देते हैं इस ज्यूरी मेंबर्स को, डीआरसी को, कि आप हमारे दरमियान इसको तस्फिया करें। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि दूसरी पार्टी जो आती है वो कहती है नहीं, मैं कंसेंट नहीं देना चाहती, मैं इस फोरम को पे इंसाफ न मुझे मिलना है, न मैं लेना चाहती हूँ और न मुझे एतबार है। तो उस सूरत में फिर डीआरसी के हाथ और उनकी पावर्स महदूद हो जाती हैं। डीआरसी फिर वो या तो कोर्ट रेफ़र कर देती है या पार्टी को कहती है कि नाउ यू आर फ्री। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ज्यूरी मेंबर्स डीआरसी के उस दरख्वास्त के मतन को पढ़ते हुए और उसकी कंक्लूजन तक पहुंचते हुए अपनी तरफ से एक ओपिनियन दे देते हैं कि दूसरी पार्टी तो आई है लेकिन उसने सुना नहीं है, उसने अब एक बात नहीं की, उसने कंसेंट नहीं दी। लेकिन जो दरख्वास्त में ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं और बार बार बुलाया जा रहा है और वो नहीं आ रहा, बार बार दफ़ा नोटिस भी किया जाता है थ्रू थाना, बाज़ दफ़ा लोग नहीं आते, तो ये प्रोसीजर सारा वहाँ पे रखा गया। इस प्रोसीजर के बाद जो दूसरा प्रोसीजर है वो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता था कि दोनों पार्टीज़ एग्री कर जाती हैं। जब दोनों पार्टीज़ एग्री कर गई तो डीआरसी उसके ऊपर अपना एक फ़ैसला दे देते हैं कि भाई ये फ़ैसला है, या तो यहाँ पे डिसाइड कर लें या बाहर जाके डिसाइड कर लें। अगर जैसे आपने पहले बताया कि इसमें पार्टी जब कभी कभी इनकार कर देती है काउंसिल को कि हम लोग इस पे फैसला नहीं करवाना चाहते, हमें इस पे भरोसा नहीं है, तो कभी ये चीज़ दूसरी पार्टी को इफ़ेक्ट करती है कि दो पार्टीज़ में से एक जो है तो रजामंद होती है उस फैसला करने पर, जबकि दूसरी पार्टी जो है तो वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं करवाना इस काउंसिल के थ्रू। तो जो पहली पार्टी जो कि दरख्वास्त कुनिंदा होती है वो क्या करती है, मतलब ये कि उसको भी फिर कोर्ट के चक्कर उसी तरह लगाने पड़ते हैं। देखिए, डीआरसी का मकसद ये है कि इब्तदाई तौर पर कोर्ट से हटकर एक जरगा सिस्टम के तहत दोनों फरीकैन को उसी पैनल के सामने सुना जाए और उसके ऊपर ज्यूरी अपना कोई डिसीजन दे दें। अगर डिस्प्यूट की नेचर ऐसी है कि दोनों एग्री करते हैं, कोई टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया जाता है उसकी सॉल्यूशन के लिए।
या फिर कोर्ट को ज्यूरी मेंबर्स जो हैं वो कोई अपना ऑर्डर अनाउंस कर देते हैं, या उसमें ऐसा भी होता है कि उसी मौके पर मामला रिजॉल्व हो जाता है और उसको हम ज्यूरी मेंबर जो हैं वो वाइंड अप कर देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं कि द मैटर हैज़ बीन रिजॉल्व, दोनों पार्टी से सिग्नेचर ले लिए। इसमें थर्ड ऑप्शन ये आता है कि एक पार्टी आती है और दूसरी पार्टी कहती है कि जी मैं नहीं करना चाहती, तो फिर तो डीआरसी के पास कोई ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि दूसरी पार्टी को वो बाउंड करे। बाउंड तब होती है कि जब वो कंसेंट फॉर्म साइन कर दे। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारे इस माशरे में डीआरसी का नोटिस जब आता है या थाने की तरफ से इतला आती है तो हम पहले अपने बड़ों को, दोस्तों को, लीगल टीम को कंसल्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो अक्सर अगर हमने ये देखा है कि जो बंदा गिल्टी होता है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो हल नहीं करना चाहता तो वो फिर रास्ते भी तलाश करता है प्रोलॉन्ग करता है। जी, प्रोलॉन्ग करने के लिए। तो उन्हें कहा जाता है कि यार छोड़ो, इसका ये हल ऐसे नहीं होगा और तुम मत जाओ। बाज़ दफ़ा ना जाते हुए भी डीआरसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लास्ट जो हम एपिसोड में रिकॉर्डिंग में बात कर रहे थे कि अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। जैसे दो पार्टीज़ आई, तो नाजरीन, आपने एडवोकेट साहब की बात सुनी और इन्होंने कुछ पिछले प्रोग्राम का हमें रिकैप दिया जिसमें उन्होंने बताया कि चीज़ होती क्या है। फिर उन्होंने कुछ इम्प्लीमेंटेशन का हमें जो बुनियादी उसका जो फैक्टर था, जो एलिमेंट्स थे, वो हमें बताए। अभी हम ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से आने के बाद हम एडवोकेट साहब से पूछते हैं कि इस इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस कैसे पूरा अमल में आता है और इसको आगे जो है तो दोनों जो पार्टीज़ होती हैं, जो दोनों इन्वॉल्व पार्टीज़ होती हैं, वो कैसे इनसे फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे एडवोकेट अवैस अहमद कादरी साहब से। अब जान रहे थे कि डीआरसीज कैसे अपने प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करती हैं। प्रोग्राम का सिलसिला वापस बढ़ाते हैं, चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब। डीआरसी के जो मेंबर्स की बात हम कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, इसमें हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दी गई। चूँकि 2012 के बाद जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसमें बेहतरी लाने की कोशिश की जाती रही है और बेहतरी के साथ साथ जो मेंबर्स पहले लिए गए उनमें से बाज़ को रुख्सत दी गई, नए अपॉइंटमेंट्स की गई हर एक कम्युनिटी से। तो लास्टली अभी उसमें हमने कुछ और डीआरसी में अब आपको अक़लियती मेंबरान को भी शामिल किया गया। उसमें जो है ख़वातीन को भी पार्टिसिपेशन करवाई गई और उसमें जो है वो अभी ट्रांसजेंडर्स को भी। ये ज्यूरी ड्यूटी की बात हो रही है? जी जी जी, ज्यूरी मेंबर्स की बात हो रही है, क्योंकि बाज़ मामलात ऐसे ज्यूरी मेंबर्स के सामने आते रहे, छोटे छोटे मामलात होते हैं लेकिन उनकी टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी और बाज़ टेक्निकल मैटर जैसे, और उसमें स्कॉलर्स को भी बुलाया गया, उसमें रिटायर्ड जजेस को भी नॉमिनेट किया गया, उसमें रिटायर्ड बैंकर्स भी रहे, उसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी रहे, ताकि हर मामले के ऊपर, अब बिज़नेस कम्युनिटी का इशू है तो बिज़नेस कम्युनिटी का इशू तो आपके पास कोई बिज़नेसमैन होगा उस फील्ड से रिलेटेड। लीगल इशू आ जाते थे। अब जैसे विरासत का इशू है, इनहेरिटेंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके अलावा हस्बैंड एंड वाइफ के इश्यूज़ जो फैमिली मैटर से बिलोंग करते हैं, और ऐसे इश्यूज़ भी आ जाते हैं जहाँ पे फीमेल्स की ज़रूरत पड़ती थी। अक़लियती मेंबरों के दरमियान जो डिस्प्यूट्स होते और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ उनके डिस्प्यूट्स, और जो अक़लियती जितने भी हमारे यहाँ पे मज़ाहिब हैं उनके अंदरूनी डिस्प्यूट्स, तो इनको सॉल्व करने के लिए भी हमने अक़लियती मेंबरान को डीआरसी में उन्होंने सेलेक्ट किया और उनको एज ए ज्यूरी मेंबर अपॉइंट किया। फिर हमारे पास ट्रांसजेंडर का इश्यूज़ बहुत थे,
तो डीआरसी में उनको भी पार्टिसिपेशन के लिए रखा गया ताकि कोई कम्युनिटीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन न करे कि जी हमें हिस्सा नहीं दिया गया, हमारे मामलात वैसे के वैसे पेंडिंग चले आ रहे हैं। चूँकि यहाँ पे एक छोटा सा मामला डीआरसी के सामने जब आता तो डीआरसी उसको सॉल्व करने के लिए अपने हर एफर्ट्स इस्तेमाल करती। जैसे किसी भी डिपार्टमेंट से, चाहे वो प्रोविंशियल था कि फेडरल था या तहसील या डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, सिविल, उनसे भी रहनुमाई ली जाती है। कोई ऐसे मैटर्स आ जाते हैं जिसमें हमने प्रॉपर्टी के बारे में डॉक्यूमेंटेशन लेनी है तो डेफिनेटली पटवारी या तहसीलदार से बात करनी पड़ेगी। अगर रजिस्ट्रार का इशू है, किसी और डिपार्टमेंट का इशू है, तो हम उनसे भी रहनुमाई डीआरसी लेती रही है। तो डीआरसी मुख्तलिफ़ इशूज़ पे काम करती रही और बड़े ही छोटे पैमाने पे बग़ैर किसी उसके एक्सपेंसेस ऑफ द पार्टीज़ का एक ढीला भी नहीं लगता था। एक सादा दरख्वास्त पे एप्लीकेशन दी और हमने डीआरसी ने जो किया, डीआरसी उसको रिज़ॉल्व करने के लिए दूसरी पार्टी को कॉल करती और डीआरसी उस पर बैठ के डिसीजन देते हेयरिंग्स के बाद। अब हेयरिंग्स में बाज़ दफ़ा बहुत सारे टाइम लग जाते, लेकिन अंदाज़े के तौर पे 2-3 माह में ये मामला जो है वो डीआरसी रिज़ॉल्व करती है। अब यहाँ पे बात आती थी कि जैसे एक डिस्प्यूट आया है दो पार्टीज़ के दरमियान, तो डीआरसी को उससे हल करने के लिए जो अपने उन्होंने एफ़र्ट्स किए और दोनों पार्टी इस बात पे एग्री हो गई बिफोर द ज्यूरी मेंबर्स, उसके ऊपर डिसीजन भी आ गया। अब डिसीजन आने के बाद देखना ये होता था कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। डीआरसी की उस कोर्ट, उस ऑफिस, उस रूम, उस हॉल से बाहर निकलने के बाद अगर एक पार्टी भी उस डिसीजंस की कंप्लाइंस नहीं करती, उस डिसीजन जिसमें उसने कंसेंट दी उसको फॉलो नहीं करती, तो व्हाट इज़ द रेमेडी अवेलेबल। अब इसके बाद डीआरसी क्या करेगी? तो डीआरसी के पास एक ही हल मौजूद था, वो था पुलिस के अलावा तो और कोई रास्ता उनके पास नहीं। कि पुलिस उसको बुला के इम्प्लीमेंट करवाए। लेकिन यहाँ पे देखा ये गया कि जितने भी डिस्प्यूट होते थे और हैं जो भी डीआरसी के सामने हैं, बाहमी लेन देन के, घर के झगड़े, विरासत के झगड़े, फैमिली के झगड़े, मालिक की जायदाद और किराएदार के झगड़े, पैसों की लेन देन, बारगेनिंग की, गाड़ियों के इश्यूज़, आपने कोई चीज़ ख़रीदी है, बेची है, उस पे आपको रकम नहीं मिली, आपको वो आपकी मतलूबा चीज़ नहीं मिली, इस तरह की सैकड़ों मिसालें हैं। लेकिन वो मसला हल कैसे किया जाए? ये तो सिविल नेचर के डिस्प्यूट्स है ना, दीवानी मामलात हैं, इसमें पुलिस के पास तो इख्तियार नहीं। इसके लिए उन्होंने डीआरसी को एक इदारा बनाया, एक छोटा सा एक सेटअप बनाया ताकि लोगों के मसाइल हल हों। लेकिन अगर मसाइल हल होते हुए नहीं बढ़ते तो डीआरसी के पास तो सिर्फ यही ऑप्शन रह जाता कि वो कहता कि नहीं, आप कोर्ट चले जाएं। अब कोर्ट जाने पे वही इशू था जिससे वो भाग के यहाँ पे आए। और अगर कोई पार्टी बचना चाहती है तो वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल में आती है और यहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल फिर उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं कि जी हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, हमने ये डिसीजन तो कर दिया, पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। तो मैं नाजरीन के लिए बात बताना चाहता हूँ, इसमें कई मरतबा हाई ऑफिशल्स और पुलिस ऑफिशल्स और डीआरसी मेंबरान की आपस में नशिस्तें हो चुकी हैं और इस पर काम करने की ज़रूरत मौजूद है। यहाँ पे एक मैं कानून का रेफरेंस दूंगा। एक है आर्बिट्रेशन एक्ट, जिसको सालसी कानून कहा जाता है। आर्बिट्रेटर्स के नॉमिनेशन के बाद 1940 का लॉ है। उसमें ऐसा होता है कि जब दो पार्टीज़ किसी इश्यूज़ में मुलव्वस हो जाती हैं और उनको हल करने का तरीका नहीं आता, तो सालसी कोर्ट उसके लिए तश्कील दी गई है। और सालसी एक्ट जो है, आर्बिट्रेशन एक्ट, वो एक रास्ता फराहम करता है कि दोनों फरीक अपने अपने बिहाफ के ऊपर अपने नामज़द करदा, जिनके ऊपर वो भरोसा और एतबार करते हैं, उसको आर्बिट्रेटर नॉमिनेट कर दें, तो खुद ही कर दें।
आप अपना आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर दें, मैं अपना आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर दूंगा, तो हमारे दोनों आर्बिट्रेटर्स को हम पावर्स दे देंगे कि भाई तुम मेरी तरफ से हो, आप अपनी तरफ से हो। तो ये दोनों मिलकर एक डिसीजन बैठ के सुनने की बात करेंगे। इस डिसीजन के ऊपर अगर दोनों के दरमियान इत्तेफाक नहीं हो रहा तो वो तीसरा बंदा दोनों नॉमिनेट कर देंगे, उसको कहते हैं रेफरी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो रेफरी जब दोनों के सुनने के बाद तीनों बैठते हैं तो वो रेफरी किसी एक को वोट दे सकता है कि यार तुम्हारी बात सही है, तो वो इस पे डिसीजन होता है, तो उसको कहते हैं अवार्ड। अवार्ड, ये अवार्ड तो आ गया हमारे पास, आर्बिट्रेशन एक्ट के नीचे की बात कर रहा हूँ। ये अवार्ड हमारे पास आ गया 1948 के नीचे, हमने आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए। अब आप दो भी कर सकते हो, एक भी कर सकते हो, यानी उसमें तादाद में दो की जुफ्त की तादाद में तो होंगे, लेकिन उन पे रेफरी एक ही होगा। यस, ठीक हो गया। दो आपने नॉमिनेट की, दो मैंने किए, तो चार हो गए, तो पांचवा इसके ऊपर रेफरी हो गया। मतलब ये हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर हम किसी को अपना आर्बिट्रेटर के तौर पर वो करें तो आवाम भी जानना चाहेगी कि उसके लिए हमें अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी लीगली देनी पड़ेगी, उसको ऑथोराइज़ करना पड़ता है। आप लीगल पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे सकते हैं, आप एक इख्तियारनामा भी दे सकते हैं, उसको सालिसनामा भी कहते हैं आर्बिट्रेशन एक्ट के नीचे। उसको आप पूरी पावर्स डेलीगेट कर देंगे। ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसमें मैं आपको लेके जाऊँगा उसमें डिस्प्यूट रिजोल्यूशन काउंसिल की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जब यहाँ पे रूल ऑफ ऑर्डर आ गया, जजमेंट आ गई, अवार्ड आ गया, आर्बिट्रेशन एक्ट के नीचे अवार्ड आ गया। अब अवार्ड जो है आप सिविल कोर्ट लेके जाओगे, जिसको आर्बिट्रेशन कोर्ट, सालसी कोर्ट कहा जाता है। वो दोनों पार्टीज़ को बुला लेती है, आर्बिट्रेटर्स को बुला लेती है, उसके ऊपर कंसेंट लेके ना उसको बना देती है रूल ऑफ द कोर्ट। उसको आप आम ज़बान में आप डिग्री भी कह सकते हैं, डिक्री भी कह सकते हैं। यस, ठीक हो गया, कोर्ट डिक्री आ गई। That is decree is the final judgment passed by a court on the basis of the award passed by the arbitrator। उसको आप जाके पटवारी के पास ले जाके उसके ऊपर आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, आप उसको रजिस्टर्ड भी कर सकते हो। आर्बिट्रेशन एक्ट के नीचे जो रूल ऑफ द कोर्ट डिक्री मिल गई आपको एक कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से। तो यहाँ पे भी आर्बिट्रेशन को मद्देनज़र रखते हुए DRC के जो डिसीजंस हैं ना, उनको भी आप अवार्ड तस्वर करते हुए आर्बिट्रेशन कोर्ट लेके जाएं और वहाँ पे एग्जीक्यूशन उसकी हो जाए, तो इम्प्लीमेंटेशन कोर्ट करेगी। तो दिस इज़ द प्रॉपर वे, जिस पर अभी तक काम नहीं हुआ। उम्मीद की जा सकती है कि काम होगा। जी देखिए, अब फ्यूचर में होने की ज़रूरत है। अब जैसा कि मुख्तलिफ़ सूबों में, पंजाब की बात करें तो वहाँ पे ADR है, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम करेंगे, ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो नाज़रीन, आपने हमारे गेस्ट की बात सुनी, उन्होंने बताया कि इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आखिर कैसे किया जा सकता है, पार्टीज़ कैसे नॉमिनेट कर सकती हैं आर्बिट्रेटर्स को, और डिक्री जो उसका जो हुक्मनामा होता है अदालत का, वो जब आ जाए तो फिर उसको आप फर्दर प्रोसेस कैसे करा सकते हैं। अभी हम लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक से आने के बाद हम अपने गेस्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप या हम इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसके लिए कैसे अप्रोच कर सकते हैं DRCs को। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से जारी रखते हैं और अपने गेस्ट एडवोकेट ओवैस अहमद कादरी से अप्लाई करने के बारे में जानते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इसके लिए जो अवाम जो इंटरेस्टेड है या जिसकी कोई प्रॉब्लम्स होंगे, कोई डिस्प्यूट चल रहे होंगे, उसके लिए वो अप्लाई अगर करना चाहें DRCs में तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए हैदर, मैंने जैसे पहले बताया वक्फे पे जाने से पहले भी कि कोई बंदा भी जिसको अगर कोई इशू है और उसका कोई तनाज़ा है जिसको हल करवाने के लिए वो चाहता है कि यार ये मेरा मसला है जो मैं ख़ुद हल नहीं कर पा रहा, या मेरे जो नज़दीक एक मेरी सोसाइटी जहाँ मैं रह रहा हूँ
ये मेरी फैमिली है या मेरे एल्डर्स हैं या मेरे दोस्त हैं या मेरा बिज़नेस एक कम्युनिटी है, वो भी नाकाम है, तो वो अपने इलाके के थाने में या जहाँ पे जिसके साथ डिस्प्यूट है, जहाँ पे उसकी रिहाइश है, वहाँ के थाने में अगर डीआरसी है तो वो अपने थाने में दरख्वास्त देगा, या तो वो डीआरसी को एड्रेस करे, बनाम उसके दरख्वास्त लिखे, या एसएचओ को लिखे, या एसपी को लिखे, या डीएसपी को लिखे, किसी भी पुलिस ऑफिशियल्स को लिखे, तो वो फाइनल जो है वो विद इन 2 और 3 डेज़ या 1 डे वो मार्क हो जाती है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल को वहाँ के मुताल्लिक़। अब जैसे लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने बताया था कि डीआरसी की तादाद अब बढ़ा दी गई है, और ताकि डीआरसी पे जो डे टू डे बोझ बनता जा रहा था ना, पहले तो जैसे आप मैंने बताया आपको कि डीआरसी की तादाद 3 थी, अभी जो है शायद वो 6 हो गई है। मथुरा में भी है, इंडस्ट्रियल स्टेट में भी है, और एक और फ़कीराबाद में भी है। अब हर इलाके के डिस्प्यूट, अब जैसे मथुरा और वर्सक रोड और ये इलाका जो है, अब इनको गुलबहार या गुलबर्ग जाने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना था। अब इंडस्ट्रियल स्टेट में डीआरसी जो बनी हुई है, अब उनके अपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं। अब छोटे, किसी ने कुछ सप्लाई नहीं की, कोई चीज़ गलत आई है, पैसे नहीं मिले, तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने वहाँ पे भी एक आर्बिट्रेशन काउंसिल तश्कील दे दी, उसमें उनके वहाँ पे डिस्प्यूट हल हो रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि तातारा में और गुलबर्ग में और गुलबहार में, ये वो डिस्प्यूट्स हैं जो कि इस कम्युनिटी के अंदर हैं, अंदरूनी शहर के इलाका और सदर कैंट का एरिया और सिटी के एरिया, और इनके साथ जो पैरेलल मुल्हिका इलाके हैं, वहाँ के लोगों के डिस्प्यूट उनकी आसानी के लिए। कोई आपको डीआरसी वाला ये नहीं कहता कि ये आप एप्लीकेशन यहाँ पे क्यों दिए, आप वहाँ पे जाके करें। लेकिन दूसरी पार्टी एतराज़ कर सकती है कि जी मैं तो रहता हूँ वहाँ पे और ये वहाँ पे होनी चाहिए। ये छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, टेक्निकल हैं। और सबसे अहम जो सहूलत मिल रही है ना इस वक्त, वो फैमिली डिस्प्यूट में हस्बैंड एंड वाइफ को, और दूसरा जो है वो सहूलत मिल रही है इनहेरिटेंस इश्यूज़ में, बहन भाइयों के दरमियान, भाइयों के दरमियान, वालिदैन के साथ, चचाओं के साथ, इनहेरिटेंस के इश्यूज़ जो है ना, छोटे इश्यूज़, कहीं पे हिस्सा नहीं दिया जा रहा, हिस्सा दिया जा रहा है, कम दिया जा रहा है, पैसों की लेन देन, आपने पेमेंट कर दी, आपको डिलीवरी नहीं मिली, आपको आपकी प्रोडक्ट नहीं मिली, आपको मतलूबा अशिया नहीं मिली, तो ये डिस्प्यूट है। बाज़ दफ़ा बड़े डिस्प्यूट भी आ जाते हैं, छोटे डिस्प्यूट्स भी आ जाते हैं, और इनको हल करने के लिए आप एक सिंपल दरख्वास्त देंगे, सिंपल दरख्वास्त देने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। ये कार्रवाई जो स्टार्ट होने का अमल होता है, ये कितना वक्त लगता है इसको शुरू होने? वीक, पूरा एक वीक कम अज़ कम वीक लगता है। जैसे आज आपने दरख्वास्त दी, तो आपकी दरख्वास्त प्रोसेस होते हुए डीआरसी के सेक्रेटरी के पास चली जाएगी। डीआरसी का सेक्रेटरी भी बता दूं, वो उन्हीं ज्यूरी मेंबर्स में से रोटेशन पर सेक्रेटरी बनते हैं 3-3 माह के लिए। उनका काम क्या होता है कि डीआरसी के ज्यूरी मेंबर्स में से जो सेक्रेटरी नॉमिनेट हो जाता है फॉर द 3 मंथ्स, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि तमाम अदर ज्यूरी मेंबर्स उसके ऊपर अपनी कंसेंट देते हैं कि यार ये जो सेक्रेटरी है ये कंटिन्यू रखे। उस सेक्रेटरी का काम ये है कि दरख्वास्त की वसूली, उसकी किसी भी पैनल में मार्किंग, और एक और इशू है जो कि अगर कोई डिसीजन आ गया और डिसीजन आप उससे इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, दोनों पार्टीज़ तो मौजूद हैं डीआरसी के सामने, लेकिन डिसीजन आया लेकिन एक पार्टी उससे इख्तिलाफ़ करती है, तो वो क्या करेगी, वो उसी ज्यूरी मेंबर्स के पैनल को या सेक्रेटरी को दरख्वास्त रिव्यू की नज़रसानी की दरख्वास्त देगी। तो सेक्रेटरी वो नज़रसानी की दरख्वास्त भी सुनता है, मार्किंग भी करता है, डिसीजन भी करता है, उसका सिग्नेटरी अथॉरिटी भी होता है। तो वो फिर हर हफ्ते की दरख्वास्त लगाता जाएगा। मतलब अगर मंडे को लगा दी तो हर मंडे में वो उसी पैनल पे। बाज़ दफ़ा ऐसे मेंबरान साहिबान होते हैं जो कि मेंबरान साहिबान के सामने लिटिगेंट्स दरख्वास्त गुजार किया, उसका मुखालिफ आता है, वो एतराज़ कर देता है कि जी ये पैनल जो है मेरे साथ मुझे सुन नहीं रहा,
या मेरा डिसीजन सही नहीं हो रहा, तो इस पे मैं क्या करूं। वो क्या करते हैं कि जी वो कहते हैं चलिए हम आपका पैनल चेंज कर देंगे। तो ये सारा प्रोसीजर इसी तरह चलता है और वो आइंदा आते हुए कुछ महीनों में फाइनली ये डिसाइड हो जाते हैं इश्यूज़। और अगर आप DRC का डेटा उठाकर देखें ना, तो आप ये देखेंगे कि हज़ारों केसेस हर हफ्ते मुख्तलिफ़ DRCs में मंथली के हिसाब से डिसाइड हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम उन्नास को, पब्लिक को एक बहुत बेहतरीन रिलीफ मिल रहा है बुनियादी सतह पर और इब्तदाई सतह पर कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर। अच्छा, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई। हमारे उम्मीद करते हैं हमारे नाजरीन ने जो या हमारे सामीन जो हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, यकीनन उनको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और उनको भी अब यकीनन समझ आ गई होगी कि इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस कैसा होता है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को ज़रूरत पड़ती है ऐसे डिस्प्यूट, ऐसे तनाज़े की सूरत में, तो वो इसमें किस किस्म का वो कर सकता है, अपने लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी उसकी, और उसको फ़ैसला किस हद तक और कितनी मुद्दत में सुनाया जाएगा। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम DRC यानी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल्स के हवाले से। अगला प्रोग्राम हमारा होगा ADRs के हवाले से, जिसका लेवल थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। तो कैसे लगा आज का प्रोग्राम? कमेंट्स बॉक्स में अपने इजहार राय ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि इससे आपको क्या सीखने को मिला। अगला और मज़ीद प्रोग्राम आप किस मौजू पर देखना चाहेंगे, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान को और अपने गेस्ट अवैस अहमद कादरी को इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट काउ न्यूज़। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए काउ न्यूज़, न्यूज़ दैट मैटर्स।